और मैं आप लोगों को बताया था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन हैपन ओनली इन अ नॉर्मल डिविएशन रियल सोल्यूशन। नॉर्मल डिविएशन रियल सोल्यूशन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो सकता है। अब लिखो पॉजिटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन रियल सोल्यूशन जिसमें डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। जल्दी जल्दी कॉपी करना। द सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव डिविएशन रियल सोल्यूशन ओनली इफ the solution of A and B will be called as positive deviation real solution only if the solution of A and B will be called as positive deviation real solution only if the solution of A and B will be called as positive deviation real solution only if any at least one of the composition solution, at least one of the composition solution, the total vapor pressure exceeds the maximum of the pure vapor pressure, Total vapor pressure of at least one composition solution should exceed the maximum of the pure vapor pressure. जैसे हमें पता है कि ये दो सोल्यूशन A और B प्योर सोल्यूशन थे, इनका कम से कम एक ऐसा सोल्यूशन हो जिसका टोटल वेपर प्रेशर मैक्सिमम ऑफ प्योर से ज्यादा हो जाए। जैसे मालूम तुमसे बोले कि P नॉट A इज लेस देन P नॉट B, तो बोलेंगे मैक्सिमम ऑफ प्योर कौन है? P नॉट B है। तो कम से कम एक ऐसा सोल्यूशन पॉसिबल हो जाए जिसका टोटल वेपर प्रेशर P नॉट B से ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए। बात समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर? तब जाकर हम लोग उस सोल्यूशन को बोलेंगे पॉजिटिव डिविएशन रियल सोल्यूशन। नॉर्मल में क्या कंडीशन था? ना तो मैक्सिमम को एक्सीड करना चाहिए ना मिनिमम से कम होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव डिविएशन में कंडीशन है कि कम से कम एक ऐसा सोल्यूशन पॉसिबल हो जिसका टोटल वेपर प्रेशर मैक्सिमम ऑफ द प्योर से ज्यादा हो। P total should be greater than P नॉट B for at least one solution. आगे एक पॉइंट लिखो। If A and B forms a positive deviation real solution, then individually both A and B should also be positive deviation liquids. Individually both A and B should also be positive deviation liquids. अगर A और B का सोल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन रियल सोल्यूशन है तो प्योर A भी पॉजिटिव डिविएशन वाला होगा और प्योर B भी पॉजिटिव डिविएशन वाला होगा। कहने का मतलब इसका पार्शियल प्रेशर विल बी ग्रेटर देन XB इंटू P नॉट B। समझ में आ रहा है? अगर इक्वल हो जाता तो राउल्ट्स लॉ हो गया।
और इसका भी पार्शियल प्रेशर ए का ग्रेटर देन एक्सए इंटू पी नॉट ए। इंडिविजुअली भी दोनों पॉजिटिव डिविएशन लिक्विड्स होंगे, तब जाके उसका सोल्यूशन भी पॉजिटिव डिविएशन रियल सोल्यूशन होगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि लिक्विड ए पॉजिटिव वाला है, लिक्विड बी नेगेटिव वाला है और वो दोनों को मिला दिए तो पॉजिटिव डिविएशन रियल सोल्यूशन मिल जाए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ध्यान रहे कि ए और बी का सोल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन रियल सोल्यूशन बना। इसका यह भी मतलब है कि इंडिविजुअली ए भी पॉजिटिव डिविएशन वाला है और बी भी पॉजिटिव डिविएशन वाला है। पॉजिटिव डिविएशन मतलब कि द ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर विल बी ग्रेटर देन राउल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। द ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर विल बी ग्रेटर देन राउल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। बोलेंगे पॉजिटिव डिविएशन वाला ए है, पॉजिटिव डिविएशन वाला बी है, दोनों का सोल्यूशन भी पॉजिटिव डिविएशन वाला हो। इज दिस क्लियर? वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन डायग्राम, वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन डायग्राम। एक्सए इज इक्वल टू 1, एक्सबी इज इक्वल टू 0, एक्सए इज इक्वल टू 0, एक्सबी इज इक्वल टू 1। हम लोग मान के चल रहे हैं कि पी नॉट ए कम है और पी नॉट बी ज्यादा है, पी नॉट ए कम है और पी नॉट बी ज्यादा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन से जुड़ जाता तो ये राउल्स लॉ फॉलो करता, आइडियल, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करता है। इसका नेचर कुछ ऐसा होगा ग्राफ का, इसका नेचर ग्राफ का कुछ ऐसा होगा। ध्यान दो कि यहां वाले जितने भी सोल्यूशन हैं उनका वेपर प्रेशर मैक्सिमम ऑफ प्योर को एक्सीड कर गया, मैक्सिमम ऑफ प्योर को एक्सीड कर गया। दिस इज लिक्विड लाइन, दिस इज लिक्विड लाइन, कंप्लीट लिक्विड लाइन। एक ऐसा कॉम्पोजिशन का सोल्यूशन है हमारे पास जिसका वेपर प्रेशर टोटल इज मैक्सिमम, जिसका वेपर प्रेशर टोटल इज मैक्सिमम, वेपर प्रेशर टोटल इज मैक्सिमम। वेपर का लाइन, वेपर का लाइन इस तरीके से, ये वेपर लाइन, ये भी वेपर लाइन। ये सोल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम है उसका एक्सए वाई ए के बराबर है, उसका एक्स बी वाई बी के बराबर है हमेशा। दैट सोल्यूशन विच हैज द मैक्सिमम वेपर प्रेशर, उसका लिक्विड कॉम्पोजिशन इज ऑलवेज इक्वल टू वेपर कॉम्पोजिशन। एक्सए इज ऑलवेज इक्वल टू वाई ए एंड एक्सबी इज ऑलवेज इक्वल टू वाई बी। एक्सए इज ऑलवेज इक्वल टू वाई ए एंड एक्सबी इज ऑलवेज इक्वल टू वाई बी। क्लियर? इसका अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर डायग्राम बनाएं, एक्सए 1, एक्सबी 0, एक्सए 0, एक्सबी 1। चूंकि पी नॉट ए कम था तो टी नॉट ए ज्यादा होगा, टी नॉट बी कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट कॉम्पोजिशन डायग्राम। अगर ये ग्राफ ऐसे ऊपर जाके नीचे आया है तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर डायग्राम इस तरीके से नीचे जाके ऊपर आएगा। जिस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम था उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। क्लियर? क्लियरली दिख रहा है कि बी इज मोर वॉलेटाइल देन ए, बी इज मोर वॉलेटाइल देन ए। अगर हम इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने का कोशिश किए, मान लो ये लिक्विड लिया गया, ये लिक्विड को हम लोग बॉयल किए तो हमें ये वेपर मिलेगा। क्लियर है? बॉयल किए तो ये वेपर मिल रहा है। या यहां पे समझो, मान लो ये लिक्विड है, लिक्विड को बॉयल किए तो हम लोग को ये वेपर मिल रहा है और ये उसका बॉइलिंग पॉइंट का मान ले T1। लिक्विड लाइन, वेपर लाइन। क्लियर है? बी इज मोर वॉलेटाइल देन ए। जैसे ही थोड़ा देर बॉईल करेंगे लिक्विड का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। बी ज्यादा निकला है, ए कम निकला है तो सोल्यूशन रिचर इन ए, सोल्यूशन का कॉम्पोजिशन ये हो गया। फिर मान लो बॉईल किए, फिर ये हो गया। मान लो ऐसे करते चले गए तो नो डाउट हम लोग को प्योर ए मिल रहा है। अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को कॉन्स्टेंटली बढ़ाते चले गए
धीरे धीरे तो हम लोग को प्योर ए कुछ क्वांटिटी में मिलेगा। लेकिन अब देखो, जो वेपर मिला उसको हम लोग बर्बाद नहीं किए, उस वेपर को कंडेंस किए, कंडेंस करके फिर बॉयल किए, फिर कंडेंस किए, बॉयल किए, कंडेंस किए, अल्टीमेटली कहां पहुंच जाओगे? एक ऐसे सॉल्यूशन के पास जिसका मोल फ्रैक्शन इन अ लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन इन द वेपर स्टेट ऑलवेज। मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड स्टेट इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन इन द वेपर स्टेट। ये जो लिक्विड जो मिला हमें, इसका XA और XB और यहां पर YA और YB दोनों बराबर है। तो जब इस लिक्विड को जब हम बॉईल करेंगे तो नो डाउट एक बॉइलिंग पॉइंट, वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे हम, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला ये लिक्विड है। अगर इसको बॉईल करेंगे तो ये पूरा कॉम्पोजिशन एक साथ वेपराइज कर जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि ए ज्यादा निकल रहा, बी कम निकल रहा है, या बी ज्यादा निकल रहा है, ए कम निकल रहा है। इस लिक्विड सोल्यूशन का प्रॉपर्टी यह है कि इसका XA और YA हमेशा बराबर रहता है, XB और YB हमेशा बराबर रहता है। तो अगर हमेशा बराबर रहेगा तो ये पूरा का पूरा एक साथ वेपराइज हो जाएगा, कोई लिक्विड बचेगा ही नहीं। या पूरा का पूरा कंडेंस करो तो फिर से वही लिक्विड वापस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर XA और YA को बराबर रहना है हर वक्त, तो पूरा का पूरा लिक्विड एक साथ वेपराइज होगा और पूरा का पूरा वेपर एक साथ कंडेंस भी होगा। यहां पर ऐसा कभी नहीं होगा कि B ज्यादा निकल रहा है और A कम निकल रहा है। ऐसा अगर होगा तो फिर दोनों मोल फ्रैक्शन बराबर कैसे हो सकते हैं? बात समझ में आ रहा है? Therefore, this particular solution, ये solution is a constant minimum boiling point mixture, और इसे हम लोग कहते हैं azeotropic mixture। azeotropic mixture। तो हम लोग नो डाउट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते गए तो कुछ ए मिल गया, लेकिन जब वेपर को कंडेंस करके बॉईल करना स्टार्ट किए तो हम लोग एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए जहां पर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि पूरा का पूरा सोल्यूशन वेपराइज हो रहा है और कंडेंस कर रहे हैं, तो फिर मेरे को वापस वही सोल्यूशन मिल जा रहा है। बताओ, इस पॉइंट के बाद क्या आप ए और बी को सेपरेट कर पाएंगे? इस पॉइंट के बाद ए और बी को सेपरेट करना इम्पॉसिबल। ए और बी तो तब सेपरेट होता है जब बी ज्यादा निकलता, ए कम निकलता, डिफरेंस रहता दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में, तब जाके हम सेपरेट कर पाते। यहां तो XA और YA हमेशा बराबर है, XB और YB हमेशा बराबर है, मतलब कि पूरा का पूरा लिक्विड एक साथ वेपराइज करेगा और पूरा का पूरा लिक्विड एक साथ कंडेंस करेगा। इट इज सिमिलर टू जैसे वाटर बॉईल कर रहा है। वाटर बॉईल कांस्टेंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करता है, पूरा का पूरा वाटर या तो वेपराइज कर जा रहा है, पूरा का पूरा वेपर को हम लोग कंडेंस करके वाटर बना ले रहे हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इस पॉइंट के बाद सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड इन अ पॉजिटिव डिविएशन रियल सोल्यूशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड इन अ पॉजिटिव डिविएशन रियल सोल्यूशन बिकॉज वी गेट एजियोट्रोपिक मिक्सचर हुज बॉइलिंग पॉइंट इज कांस्टेंट। Fractional distillation is not possible. Fractional distillation is not 100% possible in positive deviation real solution. Fractional distillation is not possible in a positive deviation real solution because ultimately we get a constant boiling point mixture which is called azeotropic mixture. Azeotrop, because we get constant boiling point mixture which is called azeotropic mixture. Constant boiling point mixture which is called azeotropic mixture. इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर को जब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके सेपरेट करने का कोशिश करते हैं तो लास्ट में उसका भी एजियोट्रॉप बन जाता है जब 95% अल्कोहल होता है और 5% वाटर। वो 95% और 5% को अलग अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि वो मिक्सचर भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा प्योर अल्कोहल कितना मिल सकता है? इट इज 95% प्योर, नॉट ग्रेटर देन 95%। रीजन? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर।
एक ऐसा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया, एक ऐसा मिक्सचर जो कि पूरा का पूरा एक साथ वेपर में जा रहा है और एक साथ कंडेंस होकर लिक्विड में आ रहा है और वही लिक्विड मेरे को फिर से वापस मिल रहा है। तो एक बार एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन गया कंटेनर में, तो उस एजियोट्रॉप मिक्सचर को हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैनॉट बी 100% implemented in a positive deviation real solution because we get azeotrope which is a constant boiling point mixture. Remember, in a positive deviation real solution we always get constant minimum boiling point azeotropic mixture. Constant minimum boiling point azeotropic mixture. Negative deviation real solution. Negative deviation real solution. Delta H mixing less than 0. Delta V mixing less than 0. लिक्विड A, लिक्विड B मिलकर नेगेटिव डिविएशन का रियल सॉल्यूशन तब बनाएगा जब टोटल वेपर प्रेशर इन एटलीस्ट वन ऑफ द कंटेनर इज लेस देन द मिनिमम ऑफ प्योर विच इज P0A। हम मान के चल रहे P0A इज लेस देन P0B। तो मैक्सिमम ऑफ प्योर है P0B और मिनिमम ऑफ प्योर है P0A। तो कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर शुड बी लेस देन मिनिमम ऑफ प्योर। वी कैन से दैट A and B has formed negative deviation real solution. A और B का सोल्यूशन नेगेटिव डिविएशन रियल सोल्यूशन तब कहलाएगा जब कम से कम एक सोल्यूशन का वेपर प्रेशर टोटल मिनिमम से कम हो जाए, मिनिमम ऑफ प्योर से कम हो जाए। सो दैट विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव डिविएशन रियल सोल्यूशन। ध्यान रखना, इसमें भी वही कंडीशन है कि अगर A और B मिलकर नेगेटिव डिविएशन का रियल सोल्यूशन बना रहा है तो इंडिविजुअली A is also a negative deviation liquid and B is also a negative deviation liquid. That means partial pressure of A, partial vapor pressure of A will be less than XA into P0A. Raoult's law का वेपर प्रेशर से कम नेगेटिव डिविएशन। The partial pressure of B will be also less than XB of P0B. तब जाके A और B मिलकर नेगेटिव डिविएशन रियल सोल्यूशन बनाएगा। तो पॉजिटिव डिविएशन में A और B दोनों को पॉजिटिव डिविएशन वाला होना चाहिए और नेगेटिव डिविएशन में A और B दोनों इंडिविजुअली भी नेगेटिव डिविएशन वाला होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एंड एटलीस्ट इन वन ऑफ द कंटेनर द टोटल वेपर प्रेशर शुड बी लेस देन मिनिमम ऑफ प्योर। अगेन इसमें भी वही दो डायग्राम हम लोग बनाएंगे। एक तो वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन डायग्राम, XA is 1, XB 0, XA is 0, XB is 1. Vapor pressure, this is P0A and suppose this is P0B. Liquid line इस तरीके का। तो कम से कम कुछ ऐसे भी सोल्यूशन हैं जिनका वेपर प्रेशर मिनिमम ऑफ द प्योर से कम हो गया। लिक्विड लाइन एक ऐसा जगह आया जहां पर वेपर प्रेशर क्या है, मिनिमम वेपर प्रेशर। वेपर लाइन ये लिक्विड का भी XA इज इक्वल टू YA, XB इज ऑल्सो इक्वल टू YB। क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट कॉम्पोजिशन डायग्राम, XA1 XB 0, XA 0 XB 1। बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली T0A, T0B, B ज्यादा वॉलेटाइल,
जिसका वेपर प्रेशर मिनिमम है उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। ये लिक्विड लाइन है और ये वेपर लाइन है। In negative deviation, real solution, we get constant maximum boiling point azeotropic mixture. Same case, fractional distillation is not 100% implemented. Fractional distillation cannot be 100% implemented in a negative deviation real solution. यहां पर भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएगा। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर XA और XB हमेशा बराबर। पूरा सोल्यूशन इकट्ठे वेपराइज कर जाएगा, पूरा वेपर इकट्ठे कंडेंस होकर वही सोल्यूशन मिलेगा एजियोट्रॉपिक। एजियोट्रॉप को सेपरेट करना इम्पॉसिबल है। तो इन अ नेगेटिव डिविएशन रियल सोल्यूशन वी ऑलवेज गेट अ मैक्सिमम कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मिनिमम मिलता है पॉजिटिव डिविएशन में, मैक्सिमम मिलता है नेगेटिव डिविएशन में। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 100% कहां लग जाता? नॉर्मल डिविएशन। क्लियर? क्लियर एवरीवन? इतना थियरी रियल का ध्यान में रखिएगा, इससे ज्यादा की आवश्यकता है नहीं। एजियोट्रॉप कब कब मिलता है, मैक्सिमम मिनिमम कब कब मिलता है, एजियोट्रॉप का प्रॉपर्टी क्या है यार? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट उसका प्रॉपर्टी है। XA हमेशा बराबर, XB हमेशा बराबर, यह भी उसका प्रॉपर्टी है। पूरा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक साथ वेपराइज होता और एक साथ कंडेंस भी होता। एजियोट्रॉप को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करना इम्पॉसिबल है। क्लियर एवरीवन? इसका ग्राफ अलग टाइप का है। ये वाला लिक्विड है नीचे और वेपर ऊपर। क्लियर? क्लियर? आगे हेडिंग लिखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Colligative property these properties are observed only in a very dilute solution. Colligative property is observed only in a very dilute solution. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में वैलिड ही नहीं है या ऑब्जर्व ही नहीं किया जाता। तो बाय डिफॉल्ट द सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व किया जाता है। दीज प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। दीज प्रॉपर्टी depends only on the number of solute particles. These property depends only on the number of solute particles irrespective of their chemical nature. Irrespective of their chemical nature. Colligative property, colligative नाम ही पड़ा पार्टिकल रिलेटेड। एक ऐसा प्रॉपर्टी जो सिर्फ सल्यूट के पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल बोलो या मोल ऑफ सल्यूट पार्टिकल बोलो, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं करता कि उसका क्या केमिकल नेचर था। 1 मोल K+ हो या 1 मोल Na+ हो,
दोनों सोल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगा। 1 मोल शुगर डिसॉल्व कर या 1 मोल यूरिया डिसॉल्व कर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों सोल्यूशन का सेम होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Cp. Cp is directly proportional to total number of solute particles. Total number of solute particle. सॉल्यूशन है शुगर का, सॉल्यूशन है यूरिया का, दोनों का 1 मोलर सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल। उससे यह मतलब नहीं कि शुगर है कि यूरिया है। एक सॉल्यूशन शुगर का 1 मोलर, एक सॉल्यूशन NaCl का 1 मोलर, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द शुगर will be half of the colligative property of the NaCl. Reason, 1 मोलर NaCl का मतलब इसमें 2 मोलर टोटल पार्टिकल है। Na प्लस को अलग पार्टिकल मानेंगे, Cl माइनस को अलग पार्टिकल मानेंगे, ये 100% डिसोसिएट कर जाएगा। तो इस सोल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज 2 मोल्स पर लीटर, यहां पे 1 मोल पर लीटर। देयरफॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां का डबल, यहां का आधा। समझ में आ रहा है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द केमिकल नेचर और नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल. समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली द सॉल्यूट शुड बी नॉन वॉलेटाइल. द सॉल्यूट शुड बी नॉन वॉलेटाइल. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार के होते हैं. पहला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके. दूसरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तीसरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. चौथा, ऑस्मोटिक प्रेशर. 4 तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये ऐसे प्रॉपर्टी है जो सिर्फ पार्टिकल का नंबर पर डिपेंड करेगा, सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करेगा, नॉट ऑन देयर नेचर. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का घटना. ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस से रिलेटेड. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता? P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज एक्स ऑफ द सॉल्यूट. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे ही ये डिपेंड कर रहा है प्रॉपर्टी. मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो वो रिलेटिव लोअरिंग भी बढ़ेगा, अगर मोल फ्रैक्शन घटेगा तो रिलेटिव लोअरिंग भी घटेगा. इसलिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. क्लियर? तो सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम एक प्योर सॉल्वेंट ले लें, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट TB स्टार, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां पर वेपर प्रेशर कितना पाओगे? 760 mmHg. सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर कितना होगा? 760 mmHg, 1 एटमॉस्फेयर. और अगर वही सॉल्वेंट को इस्तेमाल करके अगर हम उसका एक डाइल्यूट सोल्यूशन बना लें और अगर हम सेम TB स्टार मेंटेन करें तो वेपर प्रेशर कितना आएगा? लेस देन 760. इसी को तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, लेस देन 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है. अब अगर इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर को 760 तक ले जाना है
तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और एक नया टेम्परेचर लाना पड़ेगा टीवी, तब जाके यहां का भी वेपर प्रेशर कितना होगा 760 mmHg होगा, और इसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड डेफिनेटली दिस टीबी विल बी ग्रेटर देन टीबी स्टार, एंड दिस टीबी माइनस ऑफ टीबी स्टार विल बी डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी को ही कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी सोल्यूशन के मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, सल्यूट मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। कितने से बढ़ा? डेल्टा टीबी से, और वो डेल्टा टीबी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। समझ में आ रहा? अगर किसी सोल्यूशन में डेल्टा टीबी 1 डिग्री है, अगर उस सोल्यूशन में सल्यूट का पार्टिकल को हम डबल कर दें तो डेल्टा टीबी 2 डिग्री हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 3 गुना कर दें तो 3 डिग्री हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा? ठीक है। अगर इसको हम ग्राफ में ऑब्जर्व करते हैं, वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का ग्राफ हमेशा सॉल्वेंट को फॉलो करता है। कारण सेम वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में ज्यादा टेम्परेचर पे आएगा, सॉल्वेंट में कम टेम्परेचर पे आएगा। अगर ये लाइन 1 एटमॉस्फेयर वाला लाइन है तो ये रिप्रेजेंट करेगा टीबी स्टार और ये रिप्रेजेंट करेगा टीबी। ध्यान रखना, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर अ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। मतलब ऐसा नहीं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। 100.15, 100.23, ज्यादा से ज्यादा 101 डिग्री, 102 डिग्री। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? दैट मीन्स दिस टीबी इज वेरी क्लोज टू टीबी स्टार। दोनों केल्विन में तो और क्लोज हो गए। समझ में आ रहा बात? ठीक है। तो ऑब्वियसली सिर्फ सॉल्यूशन को गौर से देखो, तो सॉल्यूशन को गौर से देखने से ऐसा लग रहा है कि टीबी पे उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और टीबी स्टार पे उसका वेपर प्रेशर कुछ पी एटमॉस्फेयर है, विच इज लेस देन 1। सिर्फ सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन के 2 अलग अलग टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर दिख रहे। टीबी पे 1 एटमॉस्फेयर और टीबी स्टार पे लेस देन 1 एटमॉस्फेयर, विच इज पी वैल्यू। ओके, ln ऑफ P2 by P1, सोल्यूशन पे ln ऑफ P2 by P1 इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन होना तो चाहिए सोल्यूशन का, क्योंकि हम सोल्यूशन पे लगा रहे हैं। लेकिन ये सॉल्वेंट के बराबर मान लेना, क्योंकि वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बाई R 1/T1, ये कितने पे था? टीबी स्टार पे था। और ये P2 कितने पे था? लिख सकते हैं। अल्टीमेटली दिस विल बिकम डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन R, टीबी स्टार इंटू टीबी, तो टीबी माइनस ऑफ टीबी स्टार। टीबी माइनस टीबी स्टार को क्या कहते हैं? डेल्टा टीबी। डेल्टा H वेपराइजेशन इंटू डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाई R टीबी स्टार का स्क्वायर लिख दिए, क्योंकि टीबी स्टार और टीबी बहुत आसपास हैं। क्लियर?
क्लियर? यस सर. ln 1/p -1 + 1. ln के अंदर भी +1 -1 किए. Okay. ln of 1 + 1 - p upon p. 1 + 1 - p upon p. 1 - p upon p क्या है? p0 - p upon p. p0 - p upon p. अभी मोलारिटी नहीं है ये. सीधे लिखेंगे ln of 1 + small n upon कैपिटल N. p0 - p upon p small n upon कैपिटल N होता है कि नहीं? चूंकि स्मॉल n अपॉन कैपिटल N बहुत छोटा क्वांटिटी होगा क्योंकि वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है. ln 1 + x का एक्सपेंशन में सिर्फ x को ही रखेंगे, हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देंगे. Because it is a very very dilute solution. It is a very dilute solution. Higher power of n/n will be neglected. Therefore, we will get delta H vaporization into TB. Delta TB upon RTB star का whole square will be equal to small n upon capital N. और small n upon capital N is molality into molecular weight of the solvent in kilogram. ये भी हम डिराइव कर चुके थे पहले. तब निकला यहां से डेल्टा टीबी. डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू आर टीबी स्टार स्क्वायर इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट. किसमें? किलोग्राम में. डिवाइडेड बाय डेल्टा एच वेपराइजेशन इंटू मोलालिटी अलग से. ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट होता है. इस कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं KB से. डेल्टा टीवी इज ऑलवेज इक्वल टू KB इंटू M. M इज द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन. KB इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको बोला जाता है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट. इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल कांस्टेंट. डेल्टा टीबी इज ऑलवेज इक्वल टू KB इंटू M. और KB कितना? KB RTB स्टार का स्क्वायर मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय डेल्टा H वेपराइजेशन. डेल्टा H वेपराइजेशन का यूनिट किसमें? जूल पर मोल. तो R ऊपर ले लेना 8.314. अगर डेल्टा H वेपराइजेशन कैलोरी पर मोल तो R का वैल्यू ले लेना 2. कभी कभी सवाल में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया गया होगा. LV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेटेंट हीट का यूनिट होता है जूल पर ग्राम. तो उस जूल पर ग्राम को फिर पर मोल में कन्वर्ट करके डेल्टा H बनाना, तब बिठाना है. समझ में आ रहा है? क्लियर है? कॉपी करो यहां पे जल्दी जल्दी.
Depression in freezing point. Depression in freezing point. What is freezing point? Freezing point. The temperature at which solid and liquid remains in equilibrium with each other. The temperature at which solid and liquid remains in equilibrium with each other. The temperature at which solid and liquid remains in equilibrium with each other is called freezing point or melting point. Is called freezing point or melting point. Is called freezing point or melting point. बहुत ही सिंपल तरीका से समझना. जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर और इसके ऊपर एक आइस का क्यूब फ्लोट कर रहा है. पूरे सिस्टम को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दिए तो जैसा दिख रहा है ये ऐसा ही रह जाएगा. वाटर वाटर ही रह जाएगा, आइस आइस ही रह जाएगा. साइज ऑफ आइस में कोई चेंज नहीं, वॉल्यूम ऑफ वाटर में कोई चेंज नहीं. इसलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट. ये दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है. इसलिए आइस को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर को भी फर्क नहीं पड़ेगा. 0 डिग्री पे वाटर भी एग्जिस्ट करता है, 0 डिग्री पे आइस भी एग्जिस्ट करता है और दोनों के बीच इक्विलिब्रियम. अगर 0 डिग्री पे अगर हम वाटर को लेंगे तो हम लोग बोलते हैं इट विल जस्ट बिगिन टू फ्रीज, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ. या अगर हम लोग आइस लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बोलते हैं इट विल जस्ट बिगिन टू मेल्ट, लेकिन मेल्टिंग हुआ नहीं है. तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस एंड वाटर बोथ एग्जिस्ट in equilibrium with each other, nothing will happen, the system will remain as it is. Therefore 0 degree centigrade is called freezing point. Equilibrium का मतलब क्या? जितने आइस के मॉलिक्यूल वाटर में आ रहे हैं उतना ही वाटर का मॉलिक्यूल आइस में जा रहा है. फेज इक्विलिब्रियम समझ में आ रहा है? Therefore 0 डिग्री. जैसे ही टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे बीकर में सिर्फ वाटर बच जाएगा. -1 कर देंगे सिर्फ आइस बचेगा, वहां इक्विलिब्रियम नहीं है. समझ में आ रहा? खैर, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मान ले प्योर सॉल्वेंट का अगर हम केस देखें, प्योर सॉल्वेंट का ये सॉलिड फॉर्म है और ये इसका लिक्विड फॉर्म है. सॉलिड फॉर्म है और लिक्विड फॉर्म है. अगर इस प्योर सॉल्वेंट को फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितने मॉलिक्यूल सॉलिड से लिक्विड की तरफ आ रहा है उतना ही मॉलिक्यूल लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहा है. बिल्कुल. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कमिंग फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड साइड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड साइड. Therefore, it is a freezing point of that particular solvent. Clear? लेकिन अगर उस प्योर सॉल्वेंट का अगर हम एक डाइल्यूट सोल्यूशन अगर बना लें, डाइल्यूट सोल्यूशन विथ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के साथ अगर हम लोग एक सोल्यूशन अगर बना लें तो ध्यान रखना डाइल्यूट सोल्यूशन अगर हम लोग इमेजिन करें और डाइल्यूट सोल्यूशन और सॉल्वेंट का सॉलिड फॉर्म, चलो पहले यहां इमेजिन करते हैं. सेम चीज 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ये शुगर का बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन है. शुगर वाटर का बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन है. सेम 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किए और उसके ऊपर आइस, प्योर आइस फ्लोट कर रहा है. यहां क्या होगा? क्या यहां भी वही चीज होगा जो ऊपर दिख रहा था? नाउ थिंक इन टर्म ऑफ केमिकल पोटेंशियल.
ध्यान रहे कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब वो सोल्यूशन को छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में नहीं जाएगा, वो हमेशा सोल्यूशन में ही रहेगा। यहां पर लिक्विड वाटर का मॉलिक्यूल का पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल घट चुका है। यहां केमिकल पोटेंशियल था म्यू नॉट, लेकिन यहां पर लेस देन म्यू नॉट। तो इसका वाटर मॉलिक्यूल का सॉलिड तरफ जाने का टेंडेंसी घट चुका है, लेकिन ये तो प्योर आइस है, इसका तो केमिकल पोटेंशियल उतना ही है जितना कि यहां था। मतलब कि आइस से लिक्विड की तरफ अगर 15 मॉलिक्यूल आ रहा है तो सोल्यूशन से आइस की तरफ 10 ही मॉलिक्यूल जा रहा है। कौन सा डायरेक्शन में चला गया इक्विलिब्रियम? फॉरवर्ड। 0 डिग्री पे शुगर सोल्यूशन पे आइस को रखो, पूरा आइस मेल्ट कर जाएगा। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? दिस आइस विल मेल्ट बिकॉज इक्विलिब्रियम इज नॉट प्रेजेंट। सेम चीज हम यही समझाना चाह रहे थे। सॉल्यूट का पार्टिकल कभी भी सॉलिड स्टेट में नहीं आएगा। सॉल्यूट विल ऑलवेज रिमेन इन अ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल का आने का रेट कम हो चुका है, लेकिन सॉलिड से लिक्विड तरफ मॉलिक्यूल जाने का रेट उतना ही है जितना कि पहले था। तो ऑब्वियसली ये इक्विलिब्रियम तो है नहीं, पूरा सॉलिड क्या हो जाएगा? मेल्ट कर जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? अब अगर यहां पर आपको इक्विलिब्रियम चाहिए, माने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का लेन देन बराबर करना है। अगर यहां से 1 2 3 4 मॉलिक्यूल आ रहा है, इधर से सिर्फ 2 ही आ रहा है, तो इधर से मॉलिक्यूल का नंबर कैसे बढ़ाएं? टेम्परेचर घटाकर, क्योंकि टेम्परेचर घटाने से लिक्विड मॉलिक्यूल का टेंडेंसी सॉलिड तरफ जाने का बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड का मॉलिक्यूल का गैस की तरफ जाने का टेंडेंसी बढ़ता है। समझ में आ रहा है? नाउ टू इंक्रीज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, द टेम्परेचर हैज टू बी डिक्रीज। कोई नया टेम्परेचर टी प्राइम जो कि उसके टीएफ से कम है मेंटेन करो, ताकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर हो जाएं। बराबर अगर हो जाएगा तो बोलेंगे इक्विलिब्रियम मेंटेन। कहने का मतलब हो सकता है कि आप यहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री के बदले -1 डिग्री सेंटीग्रेड रखते, अब एक ऐसा टेम्परेचर कि आइस को कोई फर्क ना पड़े, वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा ना सोल्यूशन का, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा ना सोल्यूशन का। समझ में आ रहा है कि नहीं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आइस मेल्ट कर जाएगा। धीरे धीरे टेम्परेचर घटाओ, एक ऐसा टेम्परेचर पे जाओगे जब वो आइस को फिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन। और वो टेम्परेचर हर हाल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट से क्या होगा? कम। और इसी कम को कहते हैं TF माइनस T प्राइम, दैट विल बी कॉल्ड एज डेल्टा TF, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर? डेल्टा TF is always equal to Kf into m. Now this Kf is called molal depression constant, या इसको बोला जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। Kf is equal to RTF star का स्क्वायर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, molecular weight of the solvent in kilogram divided by delta H fusion। सेम टाइप का एक्सप्रेशन है डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ का। केएफ इंटू मोलालिटी, केएफ का एक्सप्रेशन भी लगभग सेम। बॉइलिंग पॉइंट की जगह फ्रीजिंग पॉइंट आ गया प्योर सॉल्वेंट का, और डेल्टा एच वेपराइजेशन के बदले डेल्टा एच फ्यूजन आ गया। ये समझ में आ रहा है ये चीज? क्लियर है? तो बहुत कॉमन सा इसका एप्लीकेशन है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि माउंटेन इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जहां टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, 0 डिग्री के नीचे चला जाता है, तो रेडिएटर, व्हीकल का रेडिएटर में हम लोग पानी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पानी तो जम जाएगा रेडिएटर के अंदर।
तो उसमें हम लोग क्या मिला के फिर डालते हैं रेडिएटर में? इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल इज अ वेरी कॉमन एंटी फ्रीजिंग एजेंट। जैसा इलाका का टेम्परेचर उतना ज्यादा इथिलीन ग्लाइकॉल मिला के सोल्यूशन तैयार कर लो। इथिलीन ग्लाइकॉल फ्रीज नहीं करेगा। तुम सोचो, तो मान लो मेरे को चाहिए कि भाई -6 डिग्री तक फ्रीज नहीं करना चाहिए, तो डेल्टा टीएफ हम बिठा देंगे 6 डिग्री और मोलालिटी कैलकुलेट कर लिए, उस हिसाब से इथिलीन ग्लाइकॉल हम लोग मिला लेते हैं। मान लो एक सोल्यूशन है एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन मान लो शुगर का है, शुगर प्लस वाटर का सोल्यूशन, ठीक। इसको हम लोग ठंडा करते चले गए। इट इज कूल्ड कॉन्टिन्यूअसली। ठंडा करने पे क्या होगा? इसका टेम्परेचर हम लोग लगातार घटाते चले गए। तो इस चीज में, इस सॉल्यूशन में आप क्या ऑब्जर्व कीजिएगा? ऑब्वियसली बोलोगे भाई जमने लगेगा। क्या जमने लगेगा? वाटर जमने लगेगा। वाटर आइस का फॉर्मेशन लेने लगेगा धीरे धीरे। मतलब कि हम जब ठंडा कर रहे थे तो बीच में मेरे सामने कुछ ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि जब सॉलिड पार्टिकल सेपरेट हो रहे हैं, आइस सेपरेट हो रहा है, क्या इस आइस में शुगर के पार्टिकल्स आएंगे? नो सर, दैट इज अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। न तो शुगर का पार्टिकल वाटर वेपर में जाता है और न ही शुगर का पार्टिकल आइस में आता है। शुगर का पार्टिकल उस वक्त के सॉल्यूशन में ही मौजूद रहेगा। समझ में आ रहा है? मान लो ये जो सिचुएशन था, हम ये सॉल्यूशन को ठंडा करते चले गए, आइस सेपरेट होते चला गया। जिस वक्त आइस सेपरेट हो रहा था, टेम्परेचर था T, उस वक्त हम ठंडा करना रोक दिए, टेम्परेचर T को मेंटेन कर दिए। तब क्या होगा? उस टेम्परेचर T पे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? क्या अपने आप पूरा आइस निकल जाएगा बाहर? बोलो, सोचो, ऐसे सोचो। चलो हम थोड़ा दूसरे एंगल से तुम लोग को सोचवाते हैं। ऐसे कि मान लो शुगर वाटर का सोल्यूशन था, क्या ये 0 डिग्री पे फ्रीज करेगा? नो सर। चलो इसको मैंने मान लो -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर दिया। शुगर वाटर का बहुत ज्यादा सोल्यूशन है मेरे पास, बहुत हाई क्वांटिटी में हम रखे हैं, ठीक है ना। -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हम ठंडा कर दिए। तो हम ये ऑब्जर्व किए कि उसमें से कुछ आइस पार्टिकल सेपरेट हुआ। तो क्या पूरा का पूरा आइस पार्टिकल सेपरेट हो जाएगा -4 पे? और सॉलिड शुगर अलग और आइस अलग नहीं। चूंकि इसमें से वाटर एज अ सॉल्वेंट फ्रीज होकर सेपरेट हो रहा है, मतलब इस सॉल्यूशन से सॉल्वेंट निकल रहा है बाहर। द सॉल्यूशन इज बिकमिंग कॉन्सेंट्रेटेड। यस और नो? अगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है धीरे धीरे, तो हम बोलेंगे इसकी मोलालिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। मोलालिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मोलालिटी बढ़ने से डेल्टा टीएफ बढ़ता है।
मोलालिटी बढ़ने से डेल्टा टीएफ बढ़ता है। हो सकता है कि ये जो सोल्यूशन बचा उसका ऐसा मोलालिटी आ गया जिसका फ्रीजिंग पॉइंट -4 डिग्री सेंटीग्रेड हो, दैट इज इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? तो किसी भी सोल्यूशन को जब हम लोग ठंडा करते हैं एक लिमिट तक, अब उसको ले जाओगे -50 डिग्री पे तो कुछ नहीं बचेगा। 0 डिग्री पे था, चल -1, -2, -5 तक ठंडा कर दिए उसको, तो कुछ समय तक वो आइस सेपरेट होता है, लेकिन -5 अगर हम कांस्टेंट मेंटेन कर दिए तो एक वक्त जरूर आएगा जब आइस का सेपरेशन बंद हो जाएगा, सोल्यूशन भी बच जाएगा, आइस भी बचा हुआ है, लेकिन अब आइस का सेपरेशन रुक चुका है। क्यों रुका है भाई? क्योंकि उस वक्त का जो सोल्यूशन जो बचा है उसका मोलालिटी ऐसा हो चुका है कि डेल्टा टीएफ वैल्यू इज -4 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका डेल्टा टीएफ का वैल्यू -4 डिग्री सेंटीग्रेड है, माने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट -4, इसका फ्रीजिंग पॉइंट -4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। समझ में आ रहा है? तो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर देगा ना। तो हमेशा याद रखना कि इफ द सोल्यूशन इज कूल्ड अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर T, then the same T becomes the freezing point of the resultant solution left after separation of solid. If any solution is cooled up to certain temperature T, if any solution is cooled up to certain temperature T, then the same T becomes the freezing point of the, then the same T will become the freezing point of the resultant solution left after separation of solid. If any solution is cooled up to a certain temperature T, then the same T becomes the freezing point of the resultant solution left after separation of some solid. पानी में जैसे जैसे हम शुगर का मात्रा बढ़ाएंगे डेल्टा टीएफ बढ़ेगा। हो सकता है हम शुगर का मात्रा इतना बढ़ा दिए कि डेल्टा टीएफ हो गया मान ले 9 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब वो सोल्यूशन आइस के साथ कब इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा? -9 डिग्री सेंटीग्रेड पे। माने जैसे जैसे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ता है डेल्टा टीएफ बढ़ता है, और अगर वो एक्वस सोल्यूशन है तो वही डेल्टा टीएफ क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो जब हम लोग इसको ठंडा कर रहे थे तो आइस सेपरेट हो रहा था, सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा था धीरे धीरे, एक वक्त हम रोक दिए, रोके तो जो सोल्यूशन बचा हुआ है उस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट वही टेम्परेचर है जहां पे रोके हो। समझ में आ रहा बात? क्लियर है ये चीज? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन से क्या समझते हो? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट तो समझ गए। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन? एक ऐसा टेम्परेचर जब सोल्यूशन प्योर सॉल्वेंट का सॉलिड फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करता हो। समझ में आ रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एक्वस शुगर सोल्यूशन, एक ऐसा टेम्परेचर जब ये एक्वस शुगर सोल्यूशन आइस के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर देगा। समझ में आ रहा है ना? ओके, द नेक्स्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस कब पढ़े थे? 7वीं क्लास में कि 8वीं क्लास में?
क्या होता है ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास करता है। क्या पास करता है? सॉल्यूट पार्टिकल। एक सेकंड, ये मान लो एक हम सिंपल सा एक सेटअप बना रहे हैं। यहां पर एक मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मतलब कि एक चीज को परमिट करता है, दूसरे को परमिट नहीं करता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस तरफ रखे, मान ले शुगर का सॉल्यूशन, और इस तरफ रखे प्योर वाटर। प्योर वाटर, एक सॉल्यूशन को उसी के अपने प्योर सॉल्वेंट से हम सेपरेट कर दिए। सॉल्यूशन को उसी के प्योर सॉल्वेंट से हम लोग सेपरेट कर दिए हैं। तो हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे थोड़ी देर के बाद कि ये वाटर का लेवल घट के यहां आ गया और सॉल्यूशन का लेवल घट के बढ़ के ऊपर चला गया। मतलब इधर से प्रेशर पड़ रहा है, तो सॉल्यूशन तरफ वाला लेवल ऊपर चला गया, वाटर वाला लेवल थोड़ा सा नीचे घट गया। तो एक्चुअली यहां पर क्या हो रहा है कि द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल, नोट करो, द मूवमेंट ऑफ अ सॉल्वेंट पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from higher chemical potential side to lower chemical potential side. The movement of a solvent particle, solvent molecule from a higher chemical potential side towards lower chemical potential side, just to equalize the potential throughout. Just to equalize the potential throughout. Just to equalize the potential throughout is called osmosis. Is called osmosis. समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली यहां पे प्योर सॉल्वेंट जो है इसका केमिकल पोटेंशियल मैक्सिमम है, लेकिन ये सॉल्यूशन में है तो सॉल्यूशन में उसका केमिकल पोटेंशियल क्या है? कम। तो इधर से सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहा है, सॉल्यूट इधर से इधर कभी नहीं आएगा। समझ में आ रहा बात? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सॉल्यूट का पार्टिकल इधर से इधर कभी नहीं आएगा, सॉल्वेंट का पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है स्पॉन्टेनियसली। क्यों जा रहा है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है आगे? ताकि हर जगह पोटेंशियल सॉल्वेंट का क्या हो जाए? बराबर हो जाए। इसको कहते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। अब तुम खुद सोचो, एक डाइल्यूट सोल्यूशन है और एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, सॉल्वेंट का केमिकल पोटेंशियल कहां ज्यादा होगा? डाइल्यूट में कि कॉन्सेंट्रेटेड में? तो हम लोग लिखते हैं ना यार कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन एक्स। एक्स किसका? सॉल्वेंट। तो डाइल्यूट में सॉल्वेंट का एक्स ज्यादा होगा तो वहां केमिकल पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, और कॉन्सेंट्रेटेड में सॉल्वेंट का एक्स कम होगा तो उसका केमिकल पोटेंशियल भी कम होगा। इसलिए ऑस्मोसिस का एक और डेफिनेशन होता है, द मूवमेंट ऑफ अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड टुवर्ड्स अ हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड। फ्रॉम अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड टुवर्ड्स हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ध्यान रखना, द मूवमेंट ऑफ अ सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड, इसे डिफ्यूजन कहते हैं। यह भी केमिकल पोटेंशियल का ही चक्कर है। सॉल्यूट का केमिकल पोटेंशियल को बराबर करने के लिए वो मिक्सिंग कर रहा है। सॉल्यूट का मूवमेंट इधर से उधर ताकि कंसंट्रेशन हर जगह बराबर हो जाए, वो डिफ्यूजन। और सॉल्वेंट का पार्टिकल या सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल का मूवमेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन साइड या प्योर साइड टुवर्ड्स अ हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड विल बी कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। बहुत कॉमन क्वेश्चन फ्रेम होता है, ध्यान रखना।
कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिए एक तरफ, कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन ले लिए एक तरफ। कैसा सोल्यूशन है? ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर। इधर है कलरलेस वाटर। क्या ब्लू कलर इधर आएगा? क्या ब्लू कलर इधर आ जाएगा? नहीं आएगा, ये कलरलेस ही रहेगा, क्योंकि यहां चलेगा ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस में वाटर का मॉलिक्यूल इधर से इधर जाता है, सॉल्यूट का पार्टिकल इधर से इधर नहीं आएगा, इसलिए ब्लू कलर इधर से इधर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ऑस्मोसिस का जरा प्रैक्टिकल कोई एप्लीकेशन बताओगे? आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। कभी कभी क्या होता है, कुछ ज्ञानी लोग होते हैं, तो ज्ञानी लोग क्या करते हैं कि पौधा देखा, बढ़ नहीं रहा रे, खाद का जरूरत है, यूरिया ले आए, लपक के एक मुट्ठी खाद डाल दिया, पता चला बेटा अगला दिन सूख गया वो। समझ में आ रहा है? प्लांट में अगर आप जरूरत से ज्यादा अगर यूरिया डाल दीजिएगा, यूरिया का सोल्यूशन, तो बाहर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो प्लांट का जितना वाटर है वो सब ऑस्मोसिस से बाहर आ जाता है, प्लांट सूख जाता है अल्टीमेटली। कुछ कीड़े होते हैं जिस पर नमक छिड़क देने से खत्म हो जाता है ऑस्मोसिस। बाहर नमक का कंसंट्रेशन बढ़ा दिए, अंदर का पूरा माल मटेरियल बाहर आ गया। ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस के कारण हम लोग ये देख रहे हैं कि इसका लेवल नीचे चला गया, इसका लेवल ऊपर चला गया। अल्टीमेटली द सॉल्वेंट इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द सोल्यूशन। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द सोल्यूशन, एंड दिस प्रेशर, ये अगर हाइट डिफरेंस h है तो दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, एंड डेफिनेटली एच रो जी हम लोग यहां पे फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द सॉल्वेंट पार्टिकल। ऑस्मोटिक प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द सॉल्वेंट पार्टिकल ऑन द सोल्यूशन, ऑन द सोल्यूशन बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। आगे लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा लगने वाला बात, ऑस्मोटिक प्रेशर बिहेव्स पैरेलल टू आइडियल गैस प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बिहेव्स पैरेलल टू आइडियल गैस प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बिहेव्स पैरेलल टू आइडियल गैस प्रेशर। जो जो चीज आप आइडियल गैस में करते हो, जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी, पार्शियल प्रेशर का सम इज द टोटल प्रेशर, डेल्टॉन्स लॉ, ये सब चीज हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ भी कर सकते हैं। तुम खुद सोचो कि एक कंटेनर में गैस रखा हुआ है और एक कंटेनर में सॉल्यूशन रखा हुआ है। इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या समझते हो? हम ये समझते हैं कि अगर इस सॉल्यूशन को एक तरफ रखेंगे और उसका ही अपना सॉल्वेंट को दूसरे तरफ रखेंगे, तो जो प्रेशर इस सॉल्यूशन पे लगेगा वो इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। फिलहाल ये सॉल्यूशन में कोई ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है, बट व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन? तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज अ एसोसिएटेड प्रेशर। अगर इसको हम एक तरफ रखें और इसी का सॉल्वेंट को दूसरे तरफ रखें, तो जो प्रेशर इस पे लग जाएगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन कहलाएगा। तुम खुद सोचो, अगर यहां पे सॉल्यूट का मॉलिक्यूल बढ़ा, किसका? सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ा तो इस पे प्रेशर भी बढ़ेगा। सॉल्यूट का मॉलिक्यूल बढ़ना मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, और जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे सॉल्वेंट का पोटेंशियल उतना ही कम हो जाएगा, और इसके ऊपर ऑस्मोसिस उतना ही ज्यादा लगेगा अगर हम सेपरेट कर दिए तो। यस और नो? तो यहां पे सॉल्यूट का पार्टिकल बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है, गैस का मॉलिक्यूल भी बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है। यहां हम लोग लगा दिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यहां लगा देंगे पाई इंटू वी इज एनआरटी। पाई इंटू वी इज
nRT, where V is the volume of the solution, here V is the volume of the container. Osmotic pressure, moles of solute particle या moles of gas molecule, और RT. Pi will be equal to N by V into R into T. अगर वॉल्यूम लीटर में तो पाई का वैल्यू एटमॉस्फियर में, तो R का वैल्यू 0.082, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर, मोलैरिटी. पाई इज देयरफॉर CRT. बिल्कुल गैस के तरीका से सोचना. अगर हम दो सोल्यूशन को मिलाएंगे तो इनडायरेक्टली दो गैस को मिला रहे. गैस का मॉलिक्यूल पैरेलल टू सोल्यूट का मॉलिक्यूल. समझ में आ रहा है ना? पाई विल बी ऑलवेज इक्वल टू CRT. ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय R into T. क्लियर? क्लियर? चलो अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे.